नमस्कार। डीडी पॉडकास्ट में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं दिवाकर कुमार। नई शिक्षा नीति के 5 वर्ष पूरे हुए हैं। इस शिक्षा नीति के जरिए किस तरीके से देश की जो शिक्षा प्रणाली है उसमें बदलाव लाने का प्रयास हो रहा है, हम तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं, शिक्षाविद हैं, उनसे इन मुद्दों पर अपनी राय ले रहे हैं। आज हमारे साथ खास मेहमान के तौर पर डीपीएस रांची की प्रिंसिपल डॉक्टर जया चौहान जी हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। तो मैम, किस तरीके से जो स्कूल का करिकुलम है, जो शिक्षा प्रणाली है, जिस तरीके से 12th तक के बच्चे जो एक तरीके से कहते हैं कि भारत की नींव इस तरह के स्कूल से ही तैयार होते हैं, तो किस तरीके से नई शिक्षा नीति को आप लोग यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? देखिए, नई शिक्षा नीति जो 2020 में फोर्स में आई है, वो बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव है बाय नेचर, और उसको इन्फोर्स करने में धीरे धीरे टीचर्स शुरू में बहुत हिचकिचा रहे थे, बट अब धीरे धीरे स्कूल उस चीज़ को एडॉप्ट कर रही है। और ये सबसे बड़ी बात है, इसके कारण बच्चों को मशीन नहीं समझा जा रहा है और वो रोट लर्निंग पे एम्फेसिस नहीं हो रही है। अब बच्चे ये समझ रहे हैं कि स्कूल जाना है मतलब शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ वो इन्जॉय भी करते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो हम पौध तैयार कर रहे थे अभी तक, वो बच्चे कभी जो बाहरी दुनिया में स्कूल के बाहर जब जाते थे, वो कोई भी मुश्किल हो, परेशानी हो, उसको झेल नहीं पाते थे। बट नई शिक्षा नीति के तहत उसमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ दिए गए हैं। बच्चे अपने इंटरेस्ट के तहत, अपने पोटेंशियल के तहत वो चुनाव कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट्स का। वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट ले सकते हैं। और स्कूल ये भी कोशिश में लगा रहता है कि आपको इस तरह की शिक्षा दे जिससे कि एम्प्लॉयबिलिटी आपका बढ़े। ये नहीं कि आप स्कूल से पढ़ के मार्क्स आप ले आए हैं 97, और जब आप स्किल की बात होती है तो आपके अंदर वो गुण ही और वो स्किल ही नहीं है कि कोई आपको हायर कर सके। तो स्कूल इसमें प्रयासरत है कि वो आपके सामने सारे इन्फॉर्मेशंस को और सारे चीज़ को बहुत अर्ली स्टेज से, मे बी फ्रॉम क्लास 6 से हम लोग कोशिश में लग जाते हैं कि बच्चों को जो 50,000 से भी ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको बताएं, उनके तहत उनको शिक्षा दें। जैसे एक दूसरे कंट्री में आप जाएं तो एक कारपेंटर भी बनना एक गर्व की बात महसूस की जाती है, बट यहाँ हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे को खाली इंजीनियर बनाएं या डॉक्टर बनाएं। तो ये चेंज धीरे धीरे देखा जा रहा है। बच्चे अब खुद कहते हैं कि मैम, मुझे होम साइंस में कलनरी स्किल सीखना है, या हमें कारपेंट्री सीखना है, या फिर इवन प्लम्बिंग का काम सीखना है। गार्डनिंग में हमारे बच्चे इंटरेस्ट लेना चाह रहे हैं, और टीचर्स भी अपने इंटरेस्ट को शो करके एक मेंटर की तरह उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं। और नई शिक्षा प्रणाली यही कहती है कि आप इंटरेस्ट और पोटेंशियल और पैशन के तहत बच्चों को इस तरह से शेप करें कि बच्चे आगे चल के भी नौकरी ना भी मिले तो वो स्वावलंबी बन सकते हैं, एक नौकरी देने वाले बन सकते हैं। चलिए, आत्मनिर्भर भारत की जो कल्पना है वो नई शिक्षा नीति से पूरी होगी, जैसा जया मैम बता रही हैं। लेकिन ठीक है, जो शिक्षा प्रणाली मैम ये अडॉप्ट किया गया है, बच्चों के इंटरेस्ट क्या है, बच्चे क्या चाहते हैं। जैसे एक जो भारतीय प्रणाली में कहा जाता था मैकाले की शिक्षा पद्धति, बहुत उसकी चर्चा होती थी। उसमें एक था कि ढर्रा था, उस ढर्रे पे पढ़ाई होती थी। लेकिन नई शिक्षा नीति एकदम अलग है कि आप में अगर कोई इंटरेस्ट है, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो अगर आप में कैपेबिलिटी है तो बनिए, इंजीनियर बनना चाहते, जैसा आपने जिक्र किया कि कोई गार्डनर बनना चाहता है, कोई कारपेंटर बनना चाहता है, तो वो स्किल्स को डेवलप स्कूली करिकुलम में उसको कैसे आप लोग बढ़ावा दे रही हैं? देखिए, स्कूली करिकुलम में अगर मान लीजिए हमारे यहाँ 5 दिन रेगुलर क्लासेस होती हैं, तो एक दिन हम ऐसा डेजिग्नेट करते हैं जिस दिन 3 से 4 पीरियड बच्चे जाके अपने लैब्स में वो सीखते हैं कि कैसे रोबोटिक्स के आपको कैसे करना है, प्रैक्टिकल कैसे सीखना है, एआई कैसे यूज़ करते हैं। इवन कारपेंट्री या होम साइंस लैब भी है हमारे यहाँ। इवन अगर आपको जर्नलिस्ट बन रहा है तो हमारे यहाँ पॉडकास्ट के सारे इक्विपमेंट्स हैं। तो रास्ता स्कूल सारे रिसोर्सेज को प्रोवाइड करता है, रास्ता दिखाता है। फिर हम वेट करते हैं कि बच्चे अपने इंटरेस्ट के तहत उस चीज़ को ग्रहण करें और आगे बढ़ के सफलता हासिल करें। क्योंकि आपका मैम इंटरेक्शन बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स से भी होता है, तो ये जो नई शिक्षा प्रणाली है उसको एडॉप्शन जो है वो कितना
आसान हो रहा है या फेज आउट में प्रॉब्लम भी है? थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है सर, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी अडॉप्ट कर रहे जी। हैं, बट पेरेंट्स बहुत रिजिड हैं। हाँ। पेरेंट्स के मन में वो बैठा हुआ रहता है कि हमारे बच्चे अगर साइंस नहीं ले रहे हैं तो शायद जीवन में कुछ ना कर पाएँ, और वो सोचते हैं कि वो नाकामी है। अगर मेरे बच्चे में साइंस पढ़ने की अगर क्षमता नहीं है तो वो नाकाम है, बट ये ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बच्चे ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स लेते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं, और वो साइंस वालों से बहुत ज़्यादा मेंटली और इंटेलेक्चुअली शार्प भी होते हैं। कितने हमारे टॉपर्स आजकल साइंस ले रहे हैं, बट फिर बीच में वो 11th में आके भी कभी कभी कहते हैं कि मैम मुझे ह्यूमैनिटीज़ लेना है। तो जहाँ भी ज़रूरत होता है स्कूल सहयोग देता है, एंड नई शिक्षा नीति में बहुत सारी ऐसी चीज़ें ये जो स्कोप आप बोल रही हैं ना मैम कि जो चेंज करने वाला स्कोप जी, है, जी। ये नई शिक्षा नीति में द्वार खुले हैं। Yes। जैसे कि अगर कोई ग्रेजुएशन में भी चला जाता है, फर्स्ट ईयर में वो इंजीनियरिंग में हाँ, एडमिशन ले वो लिया, एक साल उसको बाद, हाँ हाँ। ड्रॉप कर सकता है जी। वो। फिर उसके अपने इंटरेस्ट के अनुसार वो चीज़ों को कर सकता है। तो जी। मेरे ख्याल से ये जो कहते हैं एक लचीलापन है नई शिक्षा बहुत नीति अच्छा, का। वो फ्लेक्सिबिलिटी हाँ। बहुत इम्पोर्टेंट है। वो समझिए कि एक तरह से एक ब्लेसिंग है, आशीर्वाद है, जो सरकार ने हमें दी है, ताकि वो जो, और इवन देखिए बोर्ड्स में भी 2 बार आप बोर्ड दे सकते हैं। ये तो कभी था नहीं पहले। आप एक बार बोर्ड में अच्छा नहीं किए तो मतलब आपके लिए कोई भी दरवाज़ा खुला हुआ नहीं है। मतलब इसको इस तरीके से भी समझे कि जो परीक्षा का दबाव है उसको भी एक तरीके से रिलीज करने की बहुत कोशिश रिलीज है। होता है, स्ट्रेस कम होता है। स्ट्रेस देखिए बच्चों से ज़्यादा बच्चे तो लेते ही हैं स्ट्रेस, पेरेंट्स भी स्ट्रेसफुल रहते हैं। जी। जैसे हम कुछ बच्चों से इंटरेक्ट कर रहे थे, वो कह रहे थे कि मैम हम लोग कहीं नहीं जाते हैं घर से बाहर। तो क्यों? तो हम 10th में हैं मैम, मेरे पेरेंट्स कहीं ले नहीं जाते। तो ये तो होना नहीं चाहिए कि आप अपना नॉर्मल जीवन जीना बंद कर दिए हैं जस्ट बिकॉज आपको बोर्ड्स दे रहे हैं। तो नई शिक्षा प्रणाली में आप 2 बार है, अगर मान लीजिए किसी भी कारण से आप फर्स्ट टाइम नहीं कर पाए तो सेकंड टाइम आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। मतलब इसको इस तरीके से भी समझे कि जो परीक्षा का दबाव है उसको भी एक तरीके से रिलीज करने की बहुत कोशिश है। रिलीज हो, स्ट्रेस कम होता है। स्ट्रेस देखिए बच्चों से ज़्यादा बच्चे तो लेते ही हैं स्ट्रेस, पेरेंट्स भी स्ट्रेसफुल रहते हैं। जैसे हम कुछ बच्चों से इंटरेक्ट कर रहे थे, वो कह रहे थे कि मैम हम लोग कहीं नहीं जाते हैं घर से बाहर। तो क्यों? तो हम 10th में हैं मैम, मेरे पेरेंट्स कहीं ले नहीं जाते। तो ये तो होना नहीं चाहिए कि आप अपना नॉर्मल जीवन जीना बंद कर दिए हैं जस्ट बिकॉज आपको बोर्ड्स दे रहे हैं। तो नई शिक्षा प्रणाली में आप 2 बार है, अगर मान लीजिए किसी भी कारण से आप फर्स्ट टाइम नहीं कर पाए तो सेकंड टाइम आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। एक आखिरी सवाल मैम जी। कि जिस तरीके से कोविड का दौर आया जी। और अभी टेक्नोलॉजी का हाई ड्रिवन जो दौर है ना वो चल रहा है, चैट जीपीटी का दौर है, एआई का दौर है, वैसे में जो शिक्षा प्रणाली बदली है उसको मीट करने के लिए, या जो बच्चों पे दबाव है, या जो रिलैक्सेशन एक तरीके से कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी की वजह से बच्चे ज़्यादा रिलैक्स हो गए, तो उस प्रणाली को मैनेज करने के लिए, क्योंकि बच्चे उसका एक साइड इफेक्ट भी दिखता है कि वो कंप्यूटर या लैपटॉप या सोशल मीडिया के जरिए वो एग्रेशन हो गए और वो कहीं ना कहीं उनमें जो एक मोरल एडुकेशन की बात होती है वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है, तो उसको किस तरीके से आप लोग मीट कर रहे हैं? देखिए वो चैलेंजिंग तो है। अभी टेक्नोलॉजी इतना खुल गया है बच्चों के सामने, इतना इजीली अवेलेबल है कि बच्चे वो उस तरफ उनका झुकाव ज़्यादा रहता है। बट क्लासरूम्स में टीचर्स वैल्यू एजुकेशन पे भी ध्यान देते हैं, चाहे वो क्लास टीचर हो चाहे सब्जेक्ट टीचर हो। उनको कहा जाता है कि आप सभी चीज़ों का व्यवहार यूज़ करिए, बट उसको रिस्ट्रिक्टेड वे में यूज़ करिए, और जो भी यूज़ करिए आपके लिए कितना बेनिफिशियल है उसी टाइम में यूज़ करिए। इवन हम अपने टीचर्स को कहते हैं कि चैट जीपीटी आप यूज़ करें, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप हर चीज़ के लिए उस पर निर्भर हो जाएं। चैट जीपीटी यूज़ करिए, यू टेक आइडियाज़, बट आप अपने भी दिमाग को लगाइए। क्योंकि आपकी भी आर्टिस्टिक अप्रोच बची रहनी चाहिए और आप में जो हाँ, वो क्रिएटिविटी रहनी चाहिए, आपकी ओरिजिनलिटी रहनी चाहिए। अगर एक बच्चा एक आंसर लिखता है जो वो याद करके लिखा है और वो ओरिजिनल लिखता है, तो बहुत हमेशा ओरिजिनल आंसर्स को ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। उसी तरह आप अगर ओरिजिनलिटी दिखाएंगे, तो आप देख रहे हैं कि आईटी सेक्टर्स में भी इतने ले-ऑफ्स हो रहे हैं, तो अगर बच्चा इनहेरेंट अपना क्रिएटिविटी रखेगा तो उसके अंदर वो पोटेंशियल है कि वो कल को खुद खड़े होकर अपने लिए कुछ रास्ता बनाए और अपने जीवन यापन का माध्यम चुन ले। बट अगर आप टोटली डिपेंडेंट है बुकिश नॉलेज पे तो आप नहीं कर पाएंगे। तो इसी बुकिश नॉलेज को तोड़ने की कोशिश नई शिक्षा नीति के जरिए हुई। मैम ने हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो मैम ने साफ तौर पर कहा कि ये नई शिक्षा नीति एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें इंडियन सोसाइटी के जो वैल्यूज़ है उसको भी समावेशित किया गया है, और जो वर्ल्ड के ड्रिवन डिमांड्स हैं उसका भी इसमें समावेशन है, ताकि आने वाले दिनों में जो भारत की युवा पीढ़ी है वो उसको मीट करे और जो डिमांड्स है मार्केट को उसको हमारी जो ये शिक्षा पद्धति है उसके जरिए पूरी
की जा सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सफलतापूर्वक 5 वर्ष पूरे हुए हैं। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड के डॉक्टर देवव्रत जी। सर, किस तरीके से राष्ट्रीय शिक्षा नीति, क्योंकि आपके विश्वविद्यालय में लगभग पूरी तरीके से ये इम्प्लीमेंट हो गया है, अब तक का क्या अनुभव रहा है और किस दिशा में आप लोग आगे बढ़ रहे हैं? झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय देश के उन विश्वविद्यालयों में से एक है जहां राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सबसे पहले लागू किया गया। यहाँ एक साथ लगभग सारे विभागों में +2 के बाद 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स शुरू किया गया और उसको बाद में 4+1 कर दिया गया। तो हम लोगों का अनुभव काफ़ी खट्टा मीठा रहा, क्योंकि शुरुआत में जो बहुत सारे शिक्षक हैं उनको थोड़ा समझने में दिक्कत आई कि आखिर ये किस तरीके से इसको लागू किया जाए, और उस पर बहुत सारी क्लैरिटी भी नहीं थी, लेकिन बहुत चर्चा विमर्श इस पर हुआ और उसके बाद जो है एक एक करके स्टेप दर स्टेप हम उसको लागू कर रहे हैं। अनुभव अच्छा रहा, अच्छा इस रूप में कि एक नए तरीके से सारा करिकुलम सिलेबस को डिज़ाइन कर रहे हैं, और जिस तरीके से इसमें बच्चों की सुविधा के लिए विद्यार्थियों, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जोर है कि शिक्षा को विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए। वो जब जिस गति से पढ़ना चाहे वो पढ़े और उसको छूट हो कि वो 1 साल के बाद जो है क्विट कर जाए। मतलब सबसे अच्छी बात यह है कि लचीलापन रखा गया है कि अगर किसी के इंटरेस्ट लगता है कि 10 साल बाद मेरे इंटरेस्ट चेंज हो गए तो वो अपनी विधा को उसमें तराश सकता है। मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट का इसमें ऑप्शन है कि 1 साल के बाद आप क्विट कर सकते हैं, 2 साल के बाद डिप्लोमा लेके जा सकते हैं, 3 साल के बाद ग्रेजुएशन है, 4 साल के बाद जो है ऑनर्स की डिग्री मिलेगी। एक चीज़ और लगातार सर शिक्षा व्यवस्था को लेकर बात होती है कि भारतीय जो शिक्षा प्रणाली है वो मैकाले के दौर से आके नई शिक्षा नीति के दौर तक जिस तरीके का एक समावेशन होना चाहिए था, या जिस तरीके का एक उसको कह सकते हैं कि अपग्रेडेशन होना चाहिए था, वो शायद इस देश में नहीं हुआ आज़ादी के 70 वर्षों तक। अंग्रेज़ों के बाद जो है औपनिवेशिक जो मानसिकता है उससे हमारी उच्च शिक्षा भी और स्कूली शिक्षा भी ग्रसित रही, और उसका नतीजा ये हुआ कि हमने बाहर से काफ़ी ग्रहण किया, लेकिन जो अपना था उसको हम भूलते चले गए, उसको पीछे छोड़ते चले गए। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जोर है कि हम दोबारा से भारतीय ज्ञान परंपरा को खंगालें और उसमें से जो जो अच्छी बातें हैं, जैसे होलिस्टिक एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है, तो ये भारतीय ज्ञान परंपरा की बहुत मूल बात है कि शिक्षा को होलिस्टिक होना चाहिए। वो केवल माइक्रो स्पेशलाइजेशन उसको ना बनाए ताकि वो जीवन में काम आए। मतलब इसमें दोनों चीज़ रखा गया, मतलब 2-3 चीज़ों का एक गुलदस्ता अगर हम इसको कहें इस तरीके से सर, कि एक तो ठीक है शिक्षा की जो पद्धति है उसको आपको जानकारी परक आपको होना भी चाहिए। दूसरा, स्किल पे बहुत ज़्यादा फोकस है कि बच्चे का ओरिएंटेशन उस दिशा में हो। अगर जिस दिशा में कोई डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, कोई मैनेजमेंट के सेक्टर में जाना चाहता है, कोई हॉस्पिटलिटी के सेक्टर में जाना चाहता है, तो तमाम तरह के जो ऑप्शंस हैं वो मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा ही खुले हैं। वोकेशनल एजुकेशन पे बड़ा जोर है, स्किल ओरिएंटेड, और दूसरा एक जोर है कि टेक्नोलॉजी को कैसे इंटीग्रेट करें, क्योंकि जो मूक है, मैसिव जो ओपन कोर्सेज हैं स्वयं के प्लेटफॉर्म पे, उसको शामिल करने पर काफ़ी जोर है। स्किल ओरिएंटेशन पे बड़ा जोर है, और तीसरा टीचर एजुकेशन पे बड़ा जोर है एनईपी में, कि हमारे जो शिक्षक हैं उनको भी अपग्रेड करने की बात है ताकि वो एनईपी को डिलीवर कर सके नए ज़माने के हिसाब से। क्योंकि दिक्कत क्या आ रही है कि ज़माना और तकनीक बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और हमारे जो शिक्षण संस्थान है उनका जो पाठ्यक्रम है, उनका जो पूरा तौर तरीका है वो पिछड़ता जा रहा है। अपग्रेडेशन उसका नहीं हो सकता, अपग्रेडेशन नहीं हो रहा है, और ये कई लेवल पे आप स्किलिंग की बात है। शिक्षक को भी उसमें बदलना पड़ेगा, करिकुलम को भी बदलना पड़ेगा, और ओवरऑल जो यूनिवर्सिटी कैसे फंक्शन करती है उस सिस्टम को भी थोड़ा सा तेज़ करना पड़ेगा। तो ये एनईपी का एक बहुत बड़ा फ़ायदा, क्योंकि स्कूली शिक्षा व्यवस्था जो है उसी में एक तरीके से वो बीज दिया गया है, या जो हमारी जो कहते हैं बालपन वाली जो अवस्था है उसी समय अगर पोटेंशियल पहचान ली जाए तो शायद मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा भला भी हो सकता है। और लोग जो कभी लगता है कि दबाव में, या तो पेरेंट्स के दबाव में इंजीनियर बन जा रहे हैं, डॉक्टर बन जा रहे हैं, लेकिन वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते, तो शायद अपनी ज़रूरत और अपनी जो हॉबीज़ है और उनमें जो स्किल्स है अगर उसकी पहचान पहले हो जाए तो शायद वो बेहतर करेंगे। एनईपी का मोटो क्या ये है सर?
एनईपी का मोटो है, और लेकिन इसमें बड़ा रोल जो है वो डिजिटल रेवोल्यूशन ने किया है, क्योंकि इंफॉर्मेशन अब है विद्यार्थियों के पास, माँ बाप के पास भी है, और वो 8वीं 10वीं के बाद ही सोचना शुरू कर देता है कि आखिर मुझे +2 के बाद करना क्या है। तो वो एक साथ जो बड़ा बदलाव है कि आज से 20 साल पहले विद्यार्थी अपने आसपास के 2-3 लोगों को देख के ही कुछ संस्थानों करता की था। बात सोचता था, लेकिन अब वो एक साथ राष्ट्रीय स्तर पे देखता है कि कितने विश्वविद्यालय हैं, मुझे दिल्ली जाना है, पूना जाना है, बेंगलुरु जाना है, और सीयूईटी जो है हमारे यहाँ जो नया कोर्स है, कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, जिसमें आप एक साथ कई सारे संस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अब वो पूरा उसकी सोच का दायरा राष्ट्रीय है, अब वो केवल अपने शहर तक नहीं सीमित है, अपने राज्य तक सीमित नहीं है। तो जागरूकता तो बहुत है, जागरूकता बहुत है, और विद्यार्थियों में एक बात और है कि माँ बाप और जागरूक विद्यार्थी अब वो शिक्षा पर ध्यान दे रहे हैं, खर्च करने के लिए भी तैयार है। खर्च करने के लिए भी तैयार। एक चीज़ और सर कि जिस तरीके से एनईपी को लागू किया गया, चूँकि आप बहुत सारे विश्वविद्यालय में जाते भी रहते हैं, और आपका जो अनुभव कहता है कि किस तरीके से दूसरे जगहों पर इसमें, क्योंकि शोध भी चल रहा है इस पर कि जिसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होना चाहिए, क्या इसके आउटकम उस तरीके से आ रहे हैं, और जो इंडियन मोरल सिस्टम है उसको इसको किस तरीके से जोड़ देता है। इसमें मैंने महसूस किया कि जो परंपरागत सोच है शिक्षकों की, कि मैं और मेरा विषय और मेरा विभाग, तो आपस में विभाग खुल नहीं रहे हैं, वो आपस में आदान प्रदान करने के लिए तैयार नहीं है। जैसे इंटरडिसिप्लिनरी और मल्टीडिसिप्लिनरी का कॉन्सेप्ट ही है कि दूसरे विभाग के बच्चे आपके यहाँ आके पढ़ेंगे, मेरे बच्चे वहाँ जाएंगे, तो उसमें बड़ी दिक्कतें आती हैं। तो सिलेबस बनाने में इस बात को लेके काफ़ी खींचतान होती है कि मैं ये कोर्स क्यों पढ़ाऊँ, हमारे बच्चे वहाँ क्यों जाएंगे। तो वो दरवाजे खुलने हैं धीरे धीरे, उसमें थोड़ा समय लगेगा, मानसिकता बदलने में वक्त लगता है, तो लेकिन होगा बदलाव। चूँकि थोड़ा सा कोई भी चीज़, नया चीज़ जब इम्प्लीमेंट होता है तो उसमें वक्त तो लगता है। एक आखिरी सवाल सर आपसे, ये बदलाव और ये उम्मीद और भारतीय शिक्षा प्रणाली जिस दिशा में जा रही है, एनईपी उसको सकारात्मक दिशा में लेके आगे बढ़ेगी, तो क्या लगता है कि जो दुनिया की शिक्षा व्यवस्था है और जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था है, इसका समायोजन भी इससे हो पाएगा? ये बड़ी चुनौती है कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या अपनी पहचान अगले 10 सालों में बना पाएंगे। धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है, हमारे विश्वविद्यालय जो हैं जिसमें आईआईटीज़ का बड़ा योगदान है, अंतर्राष्ट्रीय जो रैंकिंग है उसमें वो आ रही हैं, लेकिन केंद्रीय विश्वविद्यालय अभी उसमें ज़्यादा नहीं है। तो ये एक चुनौती है कि रिसर्च पर यदि हम ध्यान दें, क्योंकि रिसर्च एक ऐसा एलिमेंट है जिस पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी बड़ा जोर डालती है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्वविद्यालय जो हैं उनसे बड़ी उम्मीद की जाती है कि वो नए ज्ञान का सृजन करें, शोध करें। तो उस मामले में यदि हम अच्छा करेंगे तो निस्संदेह आने वाले 10 साल में हमारे बहुत सारे और विश्वविद्यालय जो हैं वो वर्ल्ड रैंकिंग में ऊपर सरकेंगे। तो हम बात कर रहे थे देवव्रत जी से, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो हमारी है, वो जो देश का एक नई शिक्षा प्रणाली को आगे ड्रिवन बना रही है और आगे लेकर जा रही है, उसमें आने वाले जो 5-10 साल हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि उसके परिणाम आने शुरू हो गए हैं, लेकिन जो एक कह सकते हैं कि आउटकम, बेहतर आउटकम कैसे होगा, उसके सामने चुनौतियां भी हैं। लेकिन उम्मीद ज़रूर है कि जिस तरीके से भारतीय यूनिवर्सिटीज़ और भारतीय विश्वविद्यालय और कॉलेज वर्ल्ड रैंकिंग में सामने आ रहे हैं, निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में उसकी जो परफॉर्मेंस है वो और ज़्यादा बेहतर होगा। नई शिक्षा नीति के 5 वर्ष पूरे हुए हैं। हमारे साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अमरेंद्र कुमार जी हैं। उनसे समझते हैं कि ये नई शिक्षा नीति का जो पदार्पण 2020 में हुआ है, उसमें किस तरीके से शिक्षा में जो आमूलचूल परिवर्तन है उसको लाने का प्रयास किया गया है। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि ये नई शिक्षा नीति नहीं है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। और इसका जब 2020 में आया तो उस समय केवल पाठ्यक्रम में बदलाव नहीं था, बल्कि पूरे शिक्षा तंत्र में कैसे बदलाव हो इसको ध्यान में रखा गया था। और उसी पर कार्य, अब जो भी हुआ उसके बाद में कार्य, उसी पर कार्य चल रहे हैं। और आज 5 वर्ष के बाद जब देखते हैं कि किस प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक आमूलचूल परिवर्तन पूरा देश में शिक्षा तंत्र के बदलाव में और छात्रों के विकास में और विकसित भारत के सपना को साकार करने में कारगर साबित हुआ है, ये हम सबके सामने है। किस तरीके से ये जो प्रारूप है
जो पहले की शिक्षा नीति थी या जिस तरीके के कोर्स का मॉड्यूल था, उसमें किस तरीके का बदलाव हुआ है? देखिए, पहले जो व्यवस्था थी 10+2, 10+2 जिसको हम लोग बोलते थे, तो उस व्यवस्था में क्या होता था कि सरकार 12 वर्षों तक आपकी शिक्षा को एक तरह से मॉनिटर करती थी। तो उसका अगर 68 से जो कोठारी कमीशन से जो आई थी नई शिक्षा नीति से लेकर अब तक देखेंगे तो एक स्कूल में भय का वातावरण हो गया था। कोई भी बच्चा वहाँ जाना नहीं चाहता था। अगर छोटे बच्चों को कहेंगे कि आप स्कूल जा रहे हैं तो रोता था, कहता था कि नहीं जा पाऊँगा। तो एक पूरा जो व्यवस्था था 10+2 वो एक तरह से भय का वातावरण शिक्षा के प्रति खास करके डेवलप कर चुका था। तो कैसे इसमें बदलाव आए, तो सभी लोगों ने मिलकर सोचा, तो लगा कि नहीं, जो भय का वातावरण है उसको भाव में परिवर्तित किया जाए, लोग खुश होकर बच्चे वहाँ स्कूल में जाएं और अपनी शिक्षा को ग्रहण करें। तो इसीलिए आप देखेंगे कि अब जो व्यवस्था है 5+3+3+4, मतलब शुरू का 5 साल में 3 साल आप देखेंगे तो प्ले एक्टिविटी है। जो भी बच्चा वहाँ जाएगा वो खेलेगा, अपने रुचि के अनुसार जो भी गेम है या जो भी उसको करना है वो करेगा। बच्चों का बालपन बचा रहे, ये एक स्ट्रेस का माहौल स्कूल ना हो, शायद इस तरह की चीज़ों को खत्म करने का प्रयास है। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि उसका बालपन बचा रहे और सेल्फ ग्रो करे। कोई ऊपर से उसको इम्पोज नहीं करे कि आपको यही करना है। जो उसे करना है उसे करने की पूरी आज़ादी बच्चों को मिलता रहे। तो ये इस दिशा में एक अच्छा कार्यक्रम है कि एक अच्छा साबित हुआ कि बच्चे अपने आप शिक्षा के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। ग्रूम करेंगे। अच्छा, इच्छा उनकी नहीं, मतलब इसको इस तरीके से हम समझा सकते हैं क्या कि जैसे कहते हैं ना कि एक मिट्टी है और मिट्टी को आप जिस तरीके से शेप दे, घड़ा का शेप देना है तो घड़ा बन जाएगा, सुराही का शेप देना है तो सुराही बन जाएगा, ग्लास का शेप देना है तो गला। तो शायद ये कुछ सोचा गया होगा इसके पीछे। क्या सोचा? केवल ये गया कि जो हम क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे को देश को निर्माण करेंगे, तो बच्चे में अगर राष्ट्रीयता का भाव, भारतीयता का भाव पैदा कर दे, देश के प्रति उसे कुछ ऐसा कुछ करने के लिए जुनून पैदा कर दे खेल में, तो उस दिशा में वो आगे बढ़कर देश के लिए सोचेगा। यह नहीं कि जो पहले मैकाले की जो शिक्षा पद्धति थी कि हमें क्लर्क बनना है या कुछ इंजीनियर डॉक्टर बनना, यस, हमको अपने स्वार्थ के लिए काम करना है, उससे दूर करना था। और उसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक अहम पड़ाव साबित हुआ है और क्रांतिकारी बदलाव हम देख रहे हैं। एक चीज़ इस पे फोकस ये भी है कि इसको रोजगार उन्मुखी शिक्षा ज़्यादा फोकस किया गया है, स्किल डेवलपमेंट कैसे हो उस पर बहुत ज़्यादा फोकस है। ये जो तमाम तरह के जो एस्पेक्ट्स इसमें शामिल किए गए, इससे क्या लगता है कि जो डिमांड्स हैं, और कहा जाता है कि भारत युवाओं का देश है, तो वैसे में जो दुनिया के डिमांड्स है उसमें हमारी शिक्षा नीति बहुत फुलफिल करेगी। निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि जब पहला जो स्टेज है 5 साल का 5+3, तो मतलब जो 6 से लेके 8 तक, उसमें कोई बच्चा अपने रुचि के अनुसार काम सीख सकता है। अगर किसी को लकड़ी का काम करना है, किसी को कोई अच्छा मूर्तिकार बनना चाहता है, कोई अच्छा पेंटर बनना चाहता है, वो सब स्किल्स उस समय डेवलप हो सकते हैं, डेवलप कर सकता है। और वो तब जब वो उस ग्रोइंग एज में है, कुछ सीखने की उसमें इच्छा है और उसको जाकर वो आगे फॉलो भी कर सकता है। तो हम तो रोजगार वहाँ से शुरू कर दिए। ग्रामीण प्रदेश के बच्चे हैं, अब आज के दौर में क्या एक दिखावा भी है, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ाना, ये करना है, तो शायद ये भी एक फोकस किया गया कि उस तरह की झिझक को भी खत्म किया जाए ताकि बच्चों में वो रीजनल लैंग्वेज का समावेशन हो। जो शिक्षा नीति बनती है या जो ऊपर के लोग होते हैं, जो सही में देश को या राष्ट्र को बनाने वाला लोग होते हैं, वो क्या हो रहा है उससे नहीं सोचते हैं, क्या आगे हमें करना है, देश हमारा कहाँ जाएगा, राष्ट्र कहाँ जाएगा, उसको लेकर क्या स्टेप्स उठाने हैं, उसको करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। और उसमें आप देखेंगे कि सब लोगों को एक समावेशी निर्णय प्रक्रिया को भी फॉलो करते हैं। तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति ऐसी है जिसमें हर गांव कस्बा, कोई भी पंचायत ऐसा नहीं है जहां से इसके लिए फीडबैक, हाँ, इनपुट नहीं लिया गया है, फीडबैक मैकेनिज्म नहीं लिया गया था, नहीं गया। तो जो आप देखते हैं कि जो यंग जनरेशन हमारा है उसमें किस तरीके का एक नई शिक्षा नीति को लेकर भाव है, उत्साह है, या जो उसके पेरेंटिंग जो लोग थे उनमें किस तरीके का माहौल है? अच्छा है, क्योंकि मैं खुद यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि जिस बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ना है तो मैथमेटिक्स वाला म्यूजिक भी पढ़ने के लिए लालायित है, ज्योग्राफी भी पढ़ने के लिए लालायित है, फिजिक्स भी, तो उसके पास एक बास्केट है, वो चूज कर सकता है कि नहीं हमें ये भी पढ़ सकते हैं। पहले था कि इंजीनियरिंग में आप पढ़ रहे हैं तो इंजीनियरिंग ही पढ़ेंगे, आपको संस्कृत से लेना देना नहीं है, तो अब साइंस वाले संस्कृत पढ़ रहे हैं, संस्कृत वाले साइंस पढ़ रहे हैं।
तो एक आगे आने वाले समय में पता चलेगा कि भारतीय जो ज्ञान पद्धति थी उस कितना आगे था और उसका आधार बनाकर हम कहाँ तक जा सकते हैं। जो पहले ऑप्शन नहीं दिया जाता था, आज तो ऑप्शन जो है इन्फिनिट तक है। तो भारतीय ज्ञान पद्धति पे तो बहुत फोकस किया गया है। तो ये जो भारतीय ज्ञान पद्धति का समावेशन है, इसके जरिए जो लगता है आपको कि जो दुनिया के डिमांड्स है या जो दुनिया के एजुकेशन सिस्टम्स है उसको हम मीट करेंगे आसानी से? हम पहले भी मीट कर रहे हैं और आगे और करेंगे। आप देखें नासा में वैज्ञानिक कहाँ के हैं, या जर्मनी खास करके जाए तो संस्कृत टेक्स्ट को लेकर काफ़ी उन लोगों ने रिसर्च किया है। और जो इंडिया से जो लोग बच्चे वहाँ मेडिकल या कुछ पढ़ना चाहते हैं उन्हें फ्री पढ़ाने के लिए तैयार है। तो क्यों? क्योंकि जानते हैं कि इसका जो ग्राउंडिंग है वो संस्कृत टेक्स्ट को समझता है, भारतीय ज्ञान परंपरा को समझता है। अगर इसको हम अपने अनुसार मोड़ लें तो ये ज़्यादा प्रोडक्टिव साबित होगा हमारे स्टूडेंट के। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय में जिस तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है और लगातार ये कोशिश भी है कि जॉब ओरिएंटेशन की ओर छात्रों को मोड़ा जाए, उसमें बहुत सारे कोर्स, चाहे जर्नलिज्म के डिपार्टमेंट्स हो या इंग्लिश में लैंग्वेज पे फोकस किया जा रहा है या जो दूसरे और भी डायनामिक्स हो सकते हैं, तो उसके जरिए क्या लगता है कि इसका परिणाम कब से निकलना शुरू हो जाएगा? देखिए, परिणाम निकलना शुरू हो गया, क्योंकि पहला स्टेप होता है बिल का, और वो देख रहे हैं छात्रों में विल आ गया कि नहीं, मैं अब हमारे में पोटेंशियल बहुत है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। केवल हम जॉब पर निर्भर नहीं रहेंगे बल्कि जॉब देने वाले भी बन सकते हैं। तो ये आत्मविश्वास जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो छात्रों में पैदा कर दिया, और उस पर आगे बढ़ने के लिए जो स्टेप्स हैं उसको यूनिवर्सिटी और अन्य सरकारी संस्थाएं जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं वो भी इस पर काम कर रही हैं। तो निश्चित तौर पे आगे आने वाले समय में हम देखेंगे कि काफ़ी इसका सुखद परिणाम निकलेगा। एक आखिरी सवाल आपसे अभिनंदन जी, कि किस तरीके से अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हम ले कि उसका इम्प्लीमेंटेशन 2020 में हुआ, 5 वर्ष उसके हो गए और आने वाले दिनों में इसके डायनामिक्स या बहुत सारे बदलाव जो है वो देखने को मिल रहे हैं, तो किस तरीके से देखा जाए कि भारत की जो शिक्षा प्रणाली है उसमें इसका जो आने वाले दिनों में इम्पैक्ट होगा वो किस डायरेक्शन में लेकर जाएगा? देखिए, जो एक रिसर्च और नवाचार, इसमें समय लगता है। उसको अगर 5 साल के नज़रिए से हम देखेंगे कम है, तो उसमें प्रयास तो शुरू हो गया, पहल भी कर रहे हैं दोनों तरफ से, प्रशासन की ओर से भी और छात्रों की ओर से भी, सरकार की ओर से भी। लेकिन उसका रिजल्ट जो आएगा से थोड़ा और वक्त लगेगा। अगर वो वक्त हम दें तो देखेंगे कि भारत जो का विकास जो पहले 20 साल में होता था वो 2 महीना में अब देखने को मिलेगा। तो इतना क्वांटम जंप हमें केवल राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने से मिल रहा है। ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विकसित भारत का सपना है वो अमरेंद्र जी के हिसाब से बहुत जल्द पूरा होने वाला है, क्योंकि ये जो नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसका जो क्वांटम ऑफ इम्पैक्ट है वो बहुत जल्द देखने को मिलेगा और वो क्वांटम ऑफ इम्पैक्ट बहुत ही फास्ट होगा। दूरदर्शन की टीम को दीजिए इजाज़त। सर, आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद।